Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce। आज का टॉपिक हमारा बिजनेस स्टडीज़ का है क्लास 11th का। ये चैप्टर नंबर 3 है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर को मैं आपको सिलेबस 2020-21 के हिसाब से बताऊंगा, जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, दो मेजर सेक्टर में डिवाइड कर दी गई हैं। एक आपका प्राइवेट सेक्टर है और दूसरा आपका पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करूं तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर डिटेल में जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ है, जहां पर हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आती हैं। इस चैप्टर में डिटेल से हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर जो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पुराना जो तरीका था वो था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, देन आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस थी, एंड तीसरा जो आपका टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर है वो है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। तो आइए एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है। तो मैं अगर बात करूं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो दीज आर द एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत पर्सन, कोई एक आदमी, या मैं स्पेसिफिकली आदमी की बात ना करूं तो कुछ एक कोई पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन इसको जो है वो डील करते हैं। गवर्नमेंट का जो बेसिकली इसमें कंट्रोल नहीं होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी। ये आपके अलग अलग सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के जो है वो एग्जाम्पल हैं। तो बेसिकली मैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो जहाँ पर निजी या प्राइवेट लोगों का जो कंट्रोल होता है अगर बिजनेस पर, तो वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आता है। इसमें जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता है। अगला जो है वो है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो मीनवाइल इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो दीज आर द सेक्टर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज करी जाती है, गवर्नमेंट उसको ओन करती है। अब ये गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट जो है वो डील करती है, गवर्नमेंट टैकल करती है, वो आपकी जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दीज एंटरप्राइजेस। इन्हीं एंटरप्राइजेस की हेल्प से जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती। समझते हैं इनके फीचर्स को। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, कि कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो मनी इन्वेस्टमेंट होता है, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का कोलैबोरेशन हो सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी मोटिव है वो बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है, मतलब पहला जो कंसर्न होता है, वो पब्लिक को सर्व करना होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए इनको स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्ड बोथ आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और चूंकि गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है और गवर्नमेंट को पैसा पब्लिक से मिलता है, तो इनडायरेक्टली इसमें पब्लिक का ही, हम लोगों का, नॉर्मल इंडिविजुअल्स का पैसा लगा हुआ होता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के थ्रू जो है वो अकाउंटेबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो सबसे पहला टाइप है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, चूंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मेजरली 3 कैटेगरीज में डिफाइन करी गई थी, अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 3 कैटेगरी में डिफाइन करी गई थी, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनीज। तो वन बाय वन अब इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो दीज आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये सबसे पुराना तरीका है आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ओन और मैनेज करने का। दीज आर एस्टैब्लिश्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक,
इनका जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन फाइनेंस का है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कंट्रोल है, वो सीधे तौर से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के बीच या दोनों के हाथों में होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडियन रेलवेज, जो कि धीरे धीरे अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका कुछ हद तक, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट होता है, रेलवे मिनिस्ट्री होती है, तो उस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रन कराई जाती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल होती हैं? तो सूटेबल वेयर द फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, वेयर सीक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिफेंस। ठीक है, डिफेंस के फील्ड में जो है वो बहुत सीक्रेसी इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब ताकि चीज़ें जो है वो बाहर ना जाए। तो ऐसी जगहों पर जहाँ हमें बहुत सीक्रेसी रखनी है, जहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन तरीके के बिजनेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, इसके फीचर्स की बात कर लें, तो नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब गवर्नमेंट के बियॉन्ड इसका कोई अपना लीगल एग्जिस्टेंस, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट खत्म तो मे बी पॉसिबल ये डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाए। ठीक। सेकेंड, फाइनेंस, इट इज़ फाइनेंस बाय द एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो सालाना बजट प्रिपेयर करती है, उस बजट के थ्रू इनको जो है वो फाइनेंस मिलता है, और जो भी इनकी सालाना रेवेन्यू होती है, जो भी इनकी एनुअल रेवेन्यू होती है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के जो है वो खजाने में जो है वो पैसा जमा कर दिया जाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी रूल आपके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के होते हैं, वो उस पर अप्लाई होते हैं। ऑडिटिंग का मतलब क्रॉस चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं उनको क्रॉस चेक करना, उनको देखना कि उन्होंने सही से बनाया गया है या नहीं। इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। हाँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर जो भी लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। ये जो आपकी बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू जो है वो अकाउंटेबल होती हैं। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे पूरा डिपार्टमेंट अंडर आता है रेलवे मिनिस्ट्री के। रेलवे मिनिस्ट्री इसको डील करता है, और रेलवे मिनिस्टर आपके लिए आंसरेबल होता है इसके लिए पार्लियामेंट में। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें तो इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का सीधा सीधा कंट्रोल होता है, तो गवर्नमेंट जिस भी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहेगी आसानी से इसके थ्रू अचीव कर सकती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो इसका जो दूसरा फ़ायदा है इन ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ बढ़ेंगी। इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस विच इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो जो भी आप पूरे साल में जो भी एक्टिविटी करोगे उसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट जो है, अब जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे का पूरा बजट बनता है, रेलवे का पूरे बजट का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है एनुअल बजट में। ठीक है, तो पार्लियामेंट में इसके लिए आंसरेबल होता है रेलवे मिनिस्टर, या जो भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अकाउंटेबल होना पड़ता है। इट इज़ सूटेबल फॉर एक्टिविटीज़ वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड, लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। तो अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी रखनी है, जैसे कि किसी भी कंट्री का डिफेंस एरिया, तो वहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सूटेबल मानी जाती हैं। इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी इनके अपने कुछ डीमेरिट्स हैं। इट सफ़र्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन देयर वर्किंग। ये इसमें बहुत होता है, चूँकि मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका इंटरफेरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रहता है। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस क्या है, बिजनेस अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चलाया जाता है। ठीक, तो एनवायरनमेंट बदलता रहता है, डायनामिक नेचर का होता है एनवायरनमेंट, जिस हिसाब से होता है हमें अपने बिजनेस को भी उसी अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट करना है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका एक एनुअल बजट बना दिया गया, तो हमें एनुअल एक प्रक्रिया बना दी गई, हमें उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलनी है। तो यहाँ पर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन नहीं रहेगा, ये बिल्कुल रिजिड तरीके से काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन।
इट सफर्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क। अथॉरिटी का बड़ा रोल होता है इसमें, अथॉरिटी का बड़ा रोल होता है, और रेड टेपिज्म का मतलब अफसर शाही जो है वो बहुत चलती है, ठीक है, जिससे काम करने में दिक्कतें होती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड एडुकेट सर्विसेज टू देम। माना जाता है ऐसा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कंज्यूमर के जो नीड्स एंड प्रेफरेंसेस हैं, जो कि आजकल मॉडर्न मार्केटिंग का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने गुड्स अपनी सर्विसेज से कंज्यूमर की नीड्स एंड सर्विसेज को फुलफिल करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं, ऐसा अज्यूम किया जाता है। सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो सिविल सर्वेंट के थ्रू होता है या आईएसएस के थ्रू होता है, जिन्होंने बाकायदा उस क्षेत्र में किसी तरीके की जो है वो एक्सपर्टी जो है वो हासिल नहीं करी होती, तो इनका मैनेजमेंट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि प्राइवेट कंसर्न्स का होता है। प्राइवेट कंसर्न में हम लोग क्या करते हैं, हम हायर अथॉरिटी पर जो है वो एक्सपर्ट ऑफिशियल एक्सपर्ट्स को जो है वो हायर करते हैं, और वो एक्सपर्ट उस फील्ड में जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं। दूसरा टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स ऑब्जेक्टिव पावर्स फंक्शंस आर क्लियर डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं which are brought into existence by a special act of the parliament. The act defines its parts, functions, rules and regulations governing its employees, इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की बात करें तो इनका जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है, स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट के थ्रू होता है। उस एक्ट के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशन की पावर, फंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, क्या उनकी क्राइटेरिया है, क्या उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारा कुछ उसी एक्ट में जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दिया जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यूटीआई एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इनका एस्टैब्लिशमेंट एक स्पेशल एक्ट के थ्रू हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर सूटेबल है, तो द एंटरप्राइज रिक्वायर्स स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट। जिन ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल पावर रिक्वायर्ड है, जिन ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वहाँ पर ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्टैब्लिश करी जा सकती है। इसके कुछ और एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन मानी जाती हैं और जिनका स्टैब्लिशमेंट एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। Features: it is established under a special act which defines its objective, power and functions. It has a separate legal entity. It is managed in the vested इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। एक्ट के अंदर इसके इस्टेब्लिशमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हम अपॉइंट करेंगे वो सारी चीज़ें पहले से ही डिफ़ाइन होती हैं और यहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, ठीक। The type of enterprise is usually independently financed and it obtains funds by borrowing from government or from public or through earnings. It is not subject to some accounting and audit rules which are applicable to. इनका अपना तरीके से जो है वो बेसिकली जो है ऑडिटिंग वगैरह होता है, तो जो दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से ऑडिटिंग अकाउंटिंग होती है वो नहीं होता इनके ऊपर। अब इनके साथ भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स में अगर बात करें तो इंटरनल ऑटोनॉमी है, इट एन्जॉयस अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्रता है इनको अपने काम को करने की, क्यों? क्योंकि इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी वो मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्टेड रहती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्विक डिसीजंस यहाँ पर हम, चूँकि हमारे सारे पावर्स सारी राइट्स हमारे एक्ट में डिफ़ाइन है, तो हम क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जो कि आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में नहीं मिलती थी। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, येस, स्टिल
हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर आते हैं, इसका जो भी एनुअल रिपोर्ट है, जो भी एनुअल चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करी जाती हैं, ताकि जो भी पब्लिक का पैसा इसमें लगा हुआ है उसका वेस्टेज या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उसका वेस्टेज ना हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट, देयर डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो आपका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोफेशनल्स हायर करी जाती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह वो सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। Yet still these are having certain demerits as well. In reality there is not much operational flexibility as it suffers from lot of political interference. देखिए आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहा जाता है बुकिश है, क्यों? क्योंकि इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू विच देयर वर्किंग टर्न्स आउट टू बी इनएफिशिएंट। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जिस सेक्टर में स्टैब्लिश करे जाते हैं जनरली इनको बहुत क्लोज कंपटीशन मिलता नहीं है, तो जब क्लोज कंपटीशन नहीं मिलता है तो बेसिकली इनकी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज भी उसी तरीके से थोड़ा सा डाउन हो जाती हैं, तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाते हैं या उतना स्किल से काम नहीं करते हैं। Where there is a dealing with public, rampant corruption exists. The public corporation is suitable for undertaking requiring monopoly powers. तो मोनोपोलिस्टिक जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तीसरा टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज वही जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बट अगर किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में 51 या उससे ज़्यादा % शेयर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास कंबाइंडली है तो वो ऐसी कंपनी, ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एटलीस्ट 51% और मोर देन 51% शुड बी हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या किसी एक के पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स: Hindustan Insecticide Limited, State Trading Corporation of India, Hindustan Cables Limited. These are the examples of several government companies. Features: इनका establishment, registration कंपनीज एक्ट के अंडर में हुआ है, इनका अपना लीगल एक एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। अदर देन गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेंगी। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है उसी अकॉर्डिंग जो है इसका मैनेजमेंट होगा। एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाएगा। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स। इट कैन ऑल्सो रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। सुटेबिलिटी: where the private sector is also needed along with the government। अगर हमें चाहिए कि ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना है तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो काफ़ी रिलायबल मानी जाती हैं। या हमें किसी फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी लेनी है, ठीक है, और हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो हम क्या कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉरेन कंपनी के साथ, ठीक है। इसके भी कुछ अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं। इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड, बड़ा आसान सा फॉर्मेशन है, जैसा कि जो है वो डिपार्टमेंटल या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में एक अलग एक्ट बनाना पड़ता था या मिनिस्ट्री होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। इट एन्जॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग। इनका सारा प्रोसेस कंपनीज एक्ट के थ्रू होता है, तो ये ऑटोनॉमी इनको मिलती है, मतलब स्वतंत्रता मिलती है अपने कामों में। दीज आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो अनहेल्दी जो आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की बात करें कि मोनोपोली हो जाती थी, तो मोनोपोली वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं आएगी। प्यास लग गई थी। लिमिटेशंस: इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। स्टिल कितना भी करें लेकिन जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिशियंस का या मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, जिससे वो ऑटोनॉमी आपकी बुकिश रह जाती है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर इतना जो है वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फॉर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। इट इज़ नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, वो पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं होती हैं।
द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। ये अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली जो अपॉइंट किए जाते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं, हु आर इंटरेस्टेड मोर इन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस रादर देन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो उनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने हायर अथॉरिटीज़ को प्लीज़ करना होता है, खुश करना होता है, बजाय कि वो एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंपनी करे। तो आई होप यहाँ तक मैंने जो आपको एक छोटा सा रिवीजन दिया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।